जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना टाइम का एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा जाता है और सैलरी कितनी बनती है, अभी के हिसाब से कितनी सैलरी आपको बनेगी। तो यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2024 के कैंडिडेट हैं तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो आप लोग को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं सैलरी स्लिप से ही, कि अभी सैलरी कितनी बन रही है और आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो कितनी सैलरी बनेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है अक्टूबर 2024 का। इनका जो ज्वाइनिंग हुआ है देख सकते हैं 2023 का ज्वाइनिंग है, यानी जो 2019 की वैकेंसी थी उसके थ्रू ये ज्वाइन किए हैं। आप लोग डेजिग्नेशन में देख सकते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। ये जो पोस्ट है जो हम लोगों ने टॉप 5 पोस्ट रेलवे का बताया है, जिसमें काम कम है, आपको पढ़ने का समय ज़्यादा मिलता है, ये वन ऑफ द उसमें से एक पोस्ट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रॉस पे बना है वो 37,709 रुपये बना है। जो टोटल रिकवरी हुई है यानी जो कटौती हुई है वो 3,177 रुपये हुआ है। और नेट पे जो बैंक अकाउंट में पैसा एंटर हुआ है वो 34,532 रुपये। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक पे 18,500 रुपये हो चुका है एक इंक्रीमेंट लगने के बाद। डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता अभी 53% चल रहा है तो उसके हिसाब से 9,805 रुपये बना है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं हाउस रेंट अलाउंस अभी 30% है बेसिक पे का, तो 5,550 रुपये हो गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,066 रुपये बना है। ये जो मान सकते हैं एरियर जो अलग अलग बकाया बना है ये तो हर महीने नहीं बनेगा, तो इसे आप लोग हटा के ही चलेंगे, क्योंकि ये जो एरियर बना है डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस जो एक्स्ट्रा अनाउंस हुआ था उस पर बना है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस उस पर ही यानी कि एरियर बना है, बकाया बना है, तो आपका हर महीने नहीं मिलेगा। हर महीने आपका बेसिक पे बनता है, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता बनता है, हाउस रेंट अलाउंस बनता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनता है। तो आपका जो हर महीने बनेगा उसे कैलकुलेट करेंगे 18,500, 9,805 रुपये, 5,550 रुपये और 2,066 रुपये। तो ये जो आपका टोटल बनेगा वो लगभग मान सकते हैं 35,921 रुपया। लगभग मान के चलेंगे कि 36,000 के आसपास ये आपका जो सैलरी है ग्रॉस पे बन रहा है। उसके बाद कुछ कटौती होगा तो ये आपका जो बैंक अकाउंट में जो पैसा होगा वो लगभग मान सकते हैं 33,000 के आसपास ही बनेगा। और जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो अभी जो महंगाई भत्ता है वो 53% है, इस पे और बढ़ेगा या बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा या नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो ये आपका जो सैलरी है लगभग जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो अभी जो सैलरी बन रही है इनिशियल में, वो इनिशियल में ही आपका है जो सैलरी लगभग 35,000, 36,000 या 40,000 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उस समय और कुछ मान सकते हैं एक्स्ट्रा जो आपका डियरनेस अलाउंस है वो बढ़ेगा या कुछ और प्रावधान बेसिक पे के अकॉर्डिंग आए तो सैलरी आपका बम्पर बनेगी। तो ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा कि आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करें, ताकि सिलेक्शन इसी बार इसी वैकेंसी से ले सकें। इसके बाद हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए रेलवे ग्रुप डी में आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लगेगा। एग्जाम आपका 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल 100 सवाल पूछे जाएंगे। जनरल साइंस जो 10th लेवल तक रहेगा उससे 25 सवाल, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर मिला करके 20 सवाल। आप लोग सिलेबस आप लोग यहाँ पे देखें, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है जैसे नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, जो अरिथमेटिक के पोर्शन है वही जनरली पूछे जाते हैं। एडवांस के पोर्शन यहाँ पे काफ़ी कम ही है या ना के बराबर है। रीजनिंग में जो आपका वही है जो मान सकते हैं एनालॉजी है या अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिलोजम है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, जो आप लोग मान सकते हैं रीजनिंग में पढ़ते हैं। बेसिक सिलेबस वही है। जनरल साइंस में आपका वही है, 10th लेवल तक जो आप लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में वही पूछा जाएगा। और जीके जीएस में आपका जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है उसमें आपसे पूछा जाएगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके अलावा जो करंट अफेयर है वो पूछा जाएगा।
तो ये आपका जो रेलवे का बेसिक सिलेबस है, यानी रेलवे का आप लोग कोई भी एग्जाम देंगे यही सिलेबस रहता है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो ये आपको सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। अब आप लोग जो भी अपना बोर्ड या जो भी जोन में फॉर्म डालेंगे तो उसका अलग अलग कट ऑफ आएगा, जैसे यूआर कैटेगरी का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का या ईडब्ल्यूएस का। तो आप लोग अपने कैटेगरी का कट ऑफ पार करेंगे तो फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी रहेगा उस वैकेंसी का 3 गुना बच्चों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है। फिजिकल क्राइटेरिया आपको पास करना होगा, ये आपको पास करना ही होगा क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर। ये आप लोग यदि पास नहीं करेंगे तो फिर आप लोग बाहर हो जाएंगे। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोनों के लिए 2-2 क्राइटेरिया है। मेल कैंडिडेट के लिए सबसे पहले बात करें तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि 2 मिनट में 35 केजी का वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा। 35 केजी का मान सकते हैं एक बोरी होता है जिसमें बालू भरा रहता है, तो 2 मिनट में आप लोग को उसे उठा करके 100 मीटर चलना होगा। और जो दूसरा क्राइटेरिया है कि 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि 2 मिनट में 20 केजी का वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो दूसरा क्राइटेरिया है कि 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को दोनों क्राइटेरिया है एक बार में ही पास करना होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें, जब आप लोग का मान सकते हैं ये आप लोग पास करेंगे फिर आपको डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितना आप लोग नंबर लाए हैं एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, उसी के बेसिस पे मेरिट तैयार होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपके बेसिक डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन ही आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, जिसमें ये जो टोटल सभी 17 पोस्ट है इसके आगे मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है कि कौन से पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। ये जो टोटल 17 पोस्ट है आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करेंगे शुरू में ही तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस के बेसिस पे डालना होगा कि कौन सा पोस्ट आप लोग आगे रखते हैं, कौन सा पोस्ट है जो पीछे रखते हैं। तो ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है। जो हाईएस्ट यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है और जो लोएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 है। अब A2, B2, C1 इसका मतलब क्या है? आप लोग यहाँ पे रेलवे का जो मेडिकल चार्ट है आप लोग देखें। A2 कहने का मतलब होता है कि जो आपका डिस्टेंट विजन है, जो आपका मान सकते हैं रेलवे में जो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है वो मेनली आपका आई टेस्ट पे ही मिलता है। बाकी सभी जो आपके जनरली टेस्ट होते हैं जैसे चेस्ट का एक्सरे होगा वो होगा, यूरिन का टेस्ट होगा और मेनली आपका आई टेस्ट होता है। ये बस 2 ही टेस्ट एक्स्ट्रा होता है बॉडी में, जो आपका चेस्ट का एक्सरे होता है और आपका यूरिन टेस्ट होता है, और कोई भी एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट के बेसिस पे ही आपको मेडिकल स्टैंडर्ड अलॉट होते हैं। तो A2 कहने का मतलब होता है कि आपका जो दूर का आंख है वो 6/9 हो जाए बिना चश्मा लगाए हुए, और जो नज़दीक का आंख है वो 0.6 होना चाहिए बिना चश्मा लगाए हुए। इसके अलावा आप लोग कलर ब्लाइंड ना हो, बाइनोकुलर विजन का टेस्ट आप लोग पास करेंगे, नाइट विजन का और मेसोपिक विजन का टेस्ट है जो पास करेंगे। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट को A3 भी मिलता है। तो A3 का मतलब होता है कि आपका जो आंख है दूर का 6/9 हो जाए और नज़दीक का आंख 0.6 हो जाए, और यहाँ पे चश्मा अलाउ होता है +-2 डायोप्टर तक, यानी +-2 डायोप्टर तक आपका चश्मा लगता है तो आप लोग यहाँ पे अलाउ रहेंगे। अब B1 किनको मिलता है? B1 होता है कि आपका जो दूर का आंख है एक 6/9 है या दूसरा 6/12 है और नज़दीक का आंख 0.6 हो जाए, और यहाँ पे जो चश्मा का पावर होता है +-4 डायोप्टर तक अलाउ होता है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे A3 में भी आप लोग कलर ब्लाइंड ना होने चाहिए, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन, ये सब जो टेस्ट है वो पास करेंगे। B1 में भी आप लोग कलर ब्लाइंड ना हो, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन यहाँ पे पास करेंगे। अब यहाँ पे B2 किनको मिलता है? B2 होता है कि 6/9 आपका आंख दूर का है, एक 6/12 है और नज़दीक का 0.6 हो जाए, और चश्मा का पावर यहाँ पे भी +-4 होता है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो नहीं लिए जाते हैं, जैसे जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट है यहाँ पे उनको B2 मिल सकता है। इसके अलावा जो नाइट विजन है या मेसोपिक विजन है वो नहीं यहाँ पे चेक किया जाता है। और C1 होता है यहाँ पे चश्मा का कोई भी पावर डिफाइन नहीं है, 4 डायोप्टर से भी ज़्यादा हो सकता है। आपका आंख चश्मा का पावर लगा करके 6/12 हो जाए या 6/18 हो जाए, नज़दीक का 0.6 हो जाए,
और यहाँ पे कोई भी आपसे यहाँ पे टेस्ट नहीं मांगा जाता है आई का। जैसे जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे उनको C1 पोस्ट मिल सकता है। और C2 कोई भी C2 के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पे रेलवे में यहाँ पे मान सकते हैं जो ग्रुप डी का पोस्ट है उसमें कोई भी पोस्ट C2 स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, लास्ट है जो C1 के लिए ही है। तो आप लोग यहाँ पे देख लें, जिनका भी चश्मा भी लगता है कितना भी पावर का वो भी इसमें उनके लिए पोस्ट है। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। जब आपका मेडिकल हो जाएगा तो फिर पैनल जारी होता है, पैनल के बाद आपको मालूम चलता है कि आपको कौन सा डिवीजन मिला, डिवीजन की ओर से फिर ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है, फिर आपको ज्वाइन कराया जाता है। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। आशा करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे और माता रानी इस बार आप लोग का सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिस पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।